नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। यूपी एसटीएफ ने बदमाश अली शेर कामरान इन्हें गोली मारी है। पुलिस के मुताबिक अली शेर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जबकि कामरान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों बदमाश आजमगढ़ के बताए जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम को लीड मिली थी, जिसके बाद एडिशनल एसपी विशाल विक्रम की टीम ने दोनों बदमाशों को घेरा। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहे बदमाशों पर फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए, जिनको भाऊराव देवरस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया उन्हें। तो लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है, 2 बदमाश ढेर हुए हैं। 1 लाख रुपए का इनाम था अली शेर पर। एक बदमाश जिसका नाम अली शेर और दोनों ही आजमगढ़ के बताए जा रहे हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। अमिताभ यश के मुताबिक आरोपियों से 30 mm की एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक देसी तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक अली शेर का आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में खासा आतंक था, जो एक शूटर भी रहा है। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आरोपी मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे, लेकिन मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद दोनों आरोपी जो है वो अंसारी गिरोह के करीब आ गए थे। तो पूर्वांचल में गैंग्स आप जानते हैं वहां पर, और उस हिसाब से मुन्ना बजरंगी के लिए पहले काम करते थे, बाद में अंसारी गिरोह जो है उसके संपर्क में थे, ये उनके करीब आ गए थे। ये इनके बारे में शुरुआती जानकारी फिलहाल जो अभी आई है वो हम आपको बता रहे हैं। इनके पास से जो मिला वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बाइक, पिस्टल, कार्बाइन, कारतूस। बात सियासी खबर की करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह अब से लेकर नवंबर महीने तक 3 बार यूपी का दौरा करेंगे। वैसे पहला दौरा 29 अक्टूबर को है, जब अमित शाह लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दूसरा दौरा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे। इस मौके पर 13 से 14 नवंबर तक काशी में रहेंगे। इसके बाद 21 और 22 नवंबर के बीच अमित शाह जो है वो लखनऊ का दौरा करेंगे। इस मौके पर अमित शाह डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण अमित शाह गृह मंत्री, उनका दौरा। और आप जानते हैं, चाहे उनका दौरा उत्तर प्रदेश में हो या फिर उत्तराखंड में, ये वो राज्य हैं जो चुनाव में जाने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। इस लिहाज से भी उनका दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, वो उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो तकरीबन 3 बार अभी जो जानकारी है, एक बार अक्टूबर में और फिर नवंबर में, कुल मिलाकर 3 बार वो यूपी में आएंगे। बड़ी खबर। तो 21 और 22 नवंबर को लखनऊ दौरा है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। फरवरी की बात अगर हम करें, मार्च में नई सरकार आपको मिल जाएगी। उससे पहले दिसंबर में आप जानते हैं कि माहौल बहुत ही ज़्यादा सियासी हो जाएगा। रैलियां ताबड़तोड़ शुरू होने वाली हैं और नवंबर का महीना खास तौर से गृह मंत्री आ रहे हैं। 3 दौरे उनके जो अभी सामने आए हैं, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। 2022 चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रही है, ताकि जनता के बीच जाकर कार्यकर्ता उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके, बता सके कि सरकार ने क्या किया। जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार लखनऊ में पिछले कई दिनों से अलग अलग समाज से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे बीजेपी सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां
हलवाई कसौंधन शिवहरे समाज को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 12 बजे के आसपास जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फिर दीपावली मेले का आज आगाज करेंगे, जो यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है न्यूज़ 18 आज अपने नए कलेवर के साथ सबके सामने आ रहा है। यद्यपि पिछले कई वर्षों से न्यूज़ 18 के समाचार और समाज के प्रति उनके जज्बे को और उनकी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन एक जवाबदेह मीडिया जो न केवल अपने बेहतर अधिकारों के साथ जनता की आवाज़ बन सके, न्यूज़ 18 ने बड़ी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आज नए कलेवर के साथ उसमें एक नया पैनापन भी दिखेगा, जो समाचार की गुणवत्ता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को शासन के साथ जोड़ने, शासन से जुड़ी हुई उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाने और समाचार की गुणवत्ता को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य अपने नए कलेवर के साथ न्यूज़ 18 करेगा। नए कलेवर के साथ आने के लिए मैं न्यूज़ 18 परिवार के प्रति अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपके अपने चैनल की रिलॉन्चिंग पर बधाई दी। कहा न्यूज़ 18 जन सरोकार का चैनल है, जिसकी भूमिका बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा न्यूज़ 18 का समाज को लेकर बेहतरीन जज्बा है, जो जनता की आवाज भी बना, मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है और नए कलेवर के साथ नया पैनापन अब दिखाई देगा। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी है। वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने के साथ 2022 के लिए चुनावी जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक रैली करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अखिलेश यादव लैपटॉप भी बांटने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने पहले कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को इस योजना के जरिए लैपटॉप बांट चुके हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता में खासा उछाल आया था। ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव उस योजना को लोगों और छात्रों के बीच में ला रहे हैं और इसके साथ ही शिवपाल यादव जो है वो मेरठ में सामाजिक परिवर्तन रैली करेंगे। तो अखिलेश यादव लैपटॉप, आप जानते हैं जब वो मुख्यमंत्री थे, बहुत इस योजना को पसंद किया गया। वैसे ये भी खबरें हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी लैपटॉप और मोबाइल के जरिए जनता के बीच में आना चाहती है और कई कंपनीज को ऑर्डर भी दे दिए जा चुके हैं, तकरीबन 20 से 25 लाख लैपटॉप और मोबाइल्स के। अब जो जानकारी है, अखिलेश यादव जो आज रैली करने वाले हैं, आज फिर लैपटॉप। अब लैपटॉप के जरिए क्या जनता के दिलों में जगह बनेगी, वापस सत्ता मिलेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज उनकी रैली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां वो छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। मुजफ्फरनगर की रैली के दौरान कहा, पाकिस्तानी मिनिस्टर पागल हैं जो दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से जोड़ते हैं। उनका इससे क्या लेना देना, मगर पड़ोस के लोग समझ में नहीं आते। अल्लाह का शुक्र हमारे बुजुर्ग वहां नहीं गए, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। पाकिस्तानी मिनिस्टर शेख रशीद ने पाकिस्तानी टीम की जीत पर अपने मुल्क के लोगों को बधाई दी। कौम से जोड़कर कहा, भारत के मुसलमानों के जज्बात भी पाकिस्तानी टीम के साथ थे, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया।
हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी होगी। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको। उधर भारत के खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले यानी कि रेसलिंग में पहलवान जो रहे रवि दहिया समेत खेल जगत के 11 दिग्गजों को खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसके साथ ही अर्जुन अवार्ड के लिए भी 9 नामों के साथ हॉकी पुरुष टीम के सभी खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। अब आपको बताते हैं वो नाम जिन 11 खिलाड़ियों के नामों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि दहिया रेसलिंग, पीआर शिजेश हॉकी, लवलीना बुरगोहन बॉक्सिंग, आप जानते हैं सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंकुल एथलेटिक्स, अवनी लेखरा शूटिंग, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल शूटिंग इनका नाम शामिल है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए 9 नामों के साथ हॉकी टीम के शुजेश को छोड़कर सभी खिलाड़ियों के नाम शामिल है, क्योंकि शुजेश को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। ऐसे में अर्जुन अवार्ड में उनका नाम नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो नाम जिनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। योगेश कथूरिया, निषाद कुमार, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, सुहास एलवाई, सिंगराज अधाना, वीना पटेल, हरविंदर सिंह, शिखर धवन, पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ी। योगी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेकर अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली कराने का काम कर रही है और अब उन माफियाओं की जमीन पर सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए प्रयागराज में टेंडर जारी करने जा रही है, जिसके लिए आज प्रयागराज में टेंडर जारी किए जाएंगे और इन टेंडर की मदद से योगी सरकार गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाएगी और फिर उनको जरूरतमंद गरीबों को देगी। इसकी घोषणा योगी सरकार पहले ही कर चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। क्या कहा? आप बिजी हैं? खबरों के लिए वक्त नहीं है? तो 60 सेकंड में पूरी खबर मेरे साथ देखिए। खबर 1 मिनट। यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्य चुनावी मोड में जा चुके हैं। ऐसे में आप सबकी दिलचस्पी सियासी हलचल चुनावी समीकरणों पर होगी, इसलिए ऐसी हर खबर के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक लेकर आ रहा है महासंग्राम। उत्तर प्रदेश की हर सियासी हलचल से अपडेट रहने के लिए देखिए सबसे बड़ा शो गेम्स ऑफ गद्दी। उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के समीकरण और मुद्दे समझने के लिए देखिए रोड शो। नेताओं के बयान और दावों का इकलौता शो अपनी दिल्ली अपना राज। जनता की नब्ज टटोलने और जमीनी हकीकत समझने के लिए देखिए हमारा खास शो चुनावी ऑटो।
न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने नए अंदाज में दर्शकों को खबर दिखाने के लिए तैयार है और इस नई शुरुआत के लिए तमाम हस्तियों ने शुभकामनाएं। न्यूज 18 पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर जगह पर जितनी भी हमारी समसामयिक घटनाएं होती हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की समाचार होते हैं, समाचारों को लगातार जनता के बीच में लाकर, सरकार के पास लाकर, आम जनता के, सामान्य जनता की जो समस्याएं हैं उनको लाने का हमेशा काम करता है। उसका रीलॉन्च हो रहा है और इस रीलॉन्च के अवसर पर मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस गति से काम कर रहा था और तेज गति से काम करेगा। देखिए, ये चैनल घर घर का चैनल बनता जा रहा है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मुझे पता चला कि न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड रीलॉन्च पे आ रहा है, नए फ्लेवर में आ रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ न्यूज 18 की टीम को। मैं न्यूज 18 का एक लंबे समय से दर्शक रहा हूँ यूपी उत्तराखंड का, और मैंने देखा है कि न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड जन सरोकारों को उठाता रहता है, यहाँ की जनता की समस्याओं को लगातार उठाता रहता है और उसमें वह सफल भी हुआ है। नए रंग रूप में न्यूज 18 आ रहा है। हमें लगता है कि आप सब लोग मिलकर, जो न्यूज 18 की टीम है, मिलकर चैनल को और वाइब्रेंट बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आप जो है फिर से जो आपने पूर्व में किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हित में आपका चैनल जो है तमाम चीज़ों को जो है आम जन के सम्मुख रखने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पहले भी इस चैनल ने बुलंदियां छुई हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस नए कलेवर के साथ आप लोग नई बुलंदियां छुएं और इसका अंततोगत्वा फ़ायदा हमारे प्रदेश को हो। सरकारों की सच्चाइयाँ, सरकारों की हकीकत सच्चाई के साथ लोगों के बीच आएँ। ये परमेश्वर आपको शक्ति दे कि निर्भीकता से आप इस पत्रकारिता के काम को आगे बढ़ाते रहें और नई बुलंदियों को स्थापित करें। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की रिलॉन्चिंग के साथ ही शुभकामनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। न्यूज 18 जो लगातार जब से टेलीविज़न की स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे या समाज के हर वर्ग, यानी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो यहाँ के 24 करोड़ और देश की दृष्टि से कहूँ तो 130 करोड़ लोगों के बीच में आप अलग अलग भाषाओं में अपने स्थान बना करके रखे हैं और जो नए स्वरूप में न्यूज 18 को लाने का प्रयास हो रहा है, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूँ कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं और नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुँचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज 18 जो देश का एक सशक्त टेलीविज़न समाचार चैनल है और समाचार का सशक्त माध्यम है, वह यूपी उत्तराखंड के चैनल की नए सिरे से रीलॉन्चिंग करने जा रहा है। उसके रीलॉन्चिंग पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये न्यूज़ चैनल निष्पक्षता का भाव रखते हुए एक जनता की आवाज के रूप में अपने समाचार संकलन और स्पष्टवादिता के लिए लोगों तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी बधाई है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की रिलॉन्चिंग पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह चैनल हमेशा जनता की आवाज़ उठाता रहा है और मुझे विश्वास है कि हमेशा एक जनता की जो सच्ची आवाज़ है, जो एक पत्रकारिता की सही आवाज़ है, उसे उठाने का काम हमेशा न्यूज 18 करता रहेगा। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हमारी शुभकामना है कि आपका चैनल पहले की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में आम जनता के बीच राष्ट्रवाद और जनहित का वातावरण बनाने में सफल होगा। राजधानी लखनऊ की हर हलचल सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए